हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का हम दौरान कर रहे हैं। गद्य खंड के पाठ 10 नेताजी का चश्मा का हम दौरान कर चुके हैं। कल से हमने स्टार्ट किया है पाठ 11 बाल गोविंद भगत। इस पाठ का हमने कल सार पढ़ा। पाठ के सार के द्वारा आपने जाना कि इसके लेखक हैं रामरक्ष बेनीपुरी जी। उनका जन्म मुजफ्फरपुर बिहार के बेनीपुर गांव में हुआ, इसलिए उन्होंने अपना नाम भी निकनेम भी बेनीपुरी कर लिया। रचनाएं पढ़ी हमने कल, साहित्यिक विशेषताएं पढ़ी। पाठ का सार के द्वारा हमने जाना कि लेखक को हमेशा जातीय अहंकार रहा कि वे ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होने के कारण भी वे तेली भगत बाल गोविंद भगत के कभी चरण स्पर्श नहीं करते थे, लेकिन कभी कभी उनके सामने नतमस्तक हो जाया करते थे। जातीय अहंकार फिर भी उन्हें था। रामरक्ष बेनीपुरी जी को जातीय अहंकार, ब्राह्मण होने का जातीय अहंकार था। उन्होंने जो तेलियों को नीचा दिखा करके, जो उनकी माँ पालागन कभी नहीं करती थी, उन्होंने भी कभी भी पालागन चरण स्पर्श नहीं किया। हमने जाना कि बाल गोविंद भगत एक कबीरपंथी थे। कबीर जी को वो साहब नाम से मानते थे और हमेशा अपने घर पर आने वाली हर चीज को कबीर जी के मठ पर लेकर जाते थे और मठ से भोग लगाने के बाद ही वो घर आती थी। उसके बाद उन्होंने अपना गुजर बसर करते थे। भगत थे तो हमेशा आषाढ़ हो, श्रावण हो, खेतों में गाना, लोग मस्त हो जाते थे, तालियां बजाया करते थे और उनके पीछे पीछे उसकी लय ताल को फॉलो करते हुए वो भजन गाया करते थे। पुत्र की मृत्यु हुई थी, तब भी उन्होंने शोक नहीं मनाने की जगह बोला कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है, तो हमें किसी तरह का दुख नहीं प्रकट करना चाहिए, बल्कि ईश्वर की इच्छा को सिरोधार्य करना चाहिए। सिरोधार्य मीन्स ईश्वर की इच्छा को मान लेना चाहिए। फिर उन्होंने अपनी पुत्र वधू को अपनी बेटी बना करके उसके भाइयों के साथ विदा किया कि अब ये बहुत कम उम्र की है और इसकी दूसरी शादी कर देनी चाहिए। मतलब विधवा विवाह को उन्होंने विधवा विवाह पर उन्होंने जोर दिया कि अगर किसी भी उम्र में किसी स्त्री का पति की मृत्यु हो जाती है तो उसे पुनर्विवाह करके उसे नया जीवन जीने का मौका देना चाहिए। फिर अंत में संगीत साधना तो वो करते ही थे, गंगा घाट जाया करते थे और गंगा स्नान करते तो सर्दी लग गई उन्हें और इस तरह से उन्होंने अपना जीवन का धागा उनका टूट गया। लेकिन आज भी वहाँ के खेतों में उनके सुर, उनके ताल सुनाई देते हैं। लोगों को लगता है कि बाल गोविंद भगत गा रहे हैं और हम अलमस्त होकर के उनके भजनों को सुन रहे हैं। अब आज हमारा टर्न है अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर का। अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर में मैंने आपको बताया है कि हमें गद्यांश मिलेगा, उस गद्यांश का हमें पढ़कर सीमित शब्दों में उसी बात का आंसर देना है। अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर। एक आपको मैंने बता दिया, एक आपके अपठित गद्यांश आता है और एक आपके पठित पाठ्य पुस्तक क्षितिज के जितने भी आपके गद्य खंड के पाठ है उसमें से आता है और एक आपका काव्य खंड में से एक काव्यांश आता है। ठीक है, तो हम अभी उसी का, जो आपकी पाठ्य पुस्तक का जो पठित गद्यांश आता है उसी का हम अभ्यास कर रहे हैं। अब हमने एक इसका पैराग्राफ लिया, बहुत अच्छा सा एक पैराग्राफ है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर आपको उसमें से कैसे आंसर देने हैं वो बताती हूँ। इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा को सुनने को मिलते। कबीर जी के वे सीधे साधे पद गाते थे, उनके कंठ से निकल करके और सजीव हो उठते थे। कबीर जी के पद एक तो वैसे ही लाजवाब और ऊपर से उनके कंठ से निकलते थे तो लय ताल के साथ सजीव हो उठते थे। आषाढ़ की रिमझिम, समूचा गांव खेतों के ऊपर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, मतलब फसल की रुपाई हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी, कलेवा माने नाश्ता लेकर के मेड़ पर बैठी है कि अपने
किसान का काम कर रहे हैं अपने पतियों को, बच्चों को खाना खिलाने के लिए। फिर आषाढ़ बादल से घिरा हुआ है, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है, ठंडी हवा को पुरवाई कहा जाता है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी उठी, यह कौन है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े हुए अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं और साथ में लय ताल के साथ भजन गा रहे हैं, कबीर के पद गा रहे हैं। उनकी उंगली एक एक करके धान के पौधे को पंक्तिबद्ध, बिल्कुल पंक्तिबद्ध, जैसे कोई एक बहुत प्रोफेशनल किसान हो, सारा काम बखूबी अपना करना और खेतों की रुपाई करना। उनका कद बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो खेतों का काम बहुत अच्छे से करते थे। एक एक जब वो भजन गाते थे तो एक एक कंठ उनके शब्द संगीत को जीने पर चढ़ाता था, कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा होता था और कुछ को कुछ मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर खींच रहा होता। ऐसा लगता था स्वर्ग में भी उनके भजन सुनाई दे रहे हैं, हम लोग धरती पर खड़े हुए खेतों पे तो सुन ही रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते थे, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते थे, मतलब गाना गाने को मचल उठते थे। हलवाइयों के पैर ताल से उठने लगते थे, रोपनी करने वालों की अंगुलियां भी एक अजीब क्रम में चलने लगती थी। जैसे जैसे उधर से आवाज़ आती थी कानों के अंदर मधुर संगीत की, वैसे वैसे अंगुलियां रोपने का काम और तेजी से और बखूबी से करने लगती थी। बाल गोविंद भगत का या संगीत का जादू छाया रहता था। अब प्रश्न पूछा जा रहा है, पहला प्रश्न कि लेखक भगत जी के किस गुण पर, लेखक भगत जी के किस गुण पर मुग्ध थे, किस गुण पर मुग्ध थे। तो लेखक संगीत गायन पर तो मुग्ध थे ही, उनकी सरल हृदय पर मुग्ध थे, संगीत गायन पर मुग्ध थे। जब वो तल्लीन होकर के गाते थे तो सारा गांव झूमने लगता था। लेखक इस बात के पर बड़ा मुग्ध था। हमें इतना सही लिखना है कि लेखक उनकी संगीत गायन पर, संगीत साधना पर मुग्ध थे। जब वो तल्लीन होकर के गाते थे तो पूरा गांव, सारा जहाँ जहाँ आवाज जाती थी सब उनके ऊपर झूमने लगते थे। नंबर 2, आषाढ़ में खेतों में क्या चल रहा था, जितना पूछा है। आषाढ़ में खेतों में क्या चल रहा है, बुआई चल रही है, फसल की बुआई चल रही है। आषाढ़ में खेतों में क्या चल रहा है, आषाढ़ में धान की रोपाई चल रही है। किसान पूरे जोर शोर से पानी कीचड़ में लथपथ होकर के भी धान रोप रहे हैं और बच्चे उछल कूद करके खुशियां मना रहे हैं। थर्ड, खेतों में बच्चे और महिलाएं क्या कर रहे हैं, खेतों में बच्चे और महिलाएं, महिलाएं तो बच्चे और महिलाएं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। महिलाएं तो अपने परिवार के लिए नाश्ता लेकर के आई हैं, बच्चे तो मौसम का आनंद ले रहे हैं और गीली मिट्टी में लेथड़ कर प्रसन्न हो रहे हैं। और औरतें जो है वो किसानों के लिए कलेवा मैंने सुबह का भोजन जो होता है, नाश्ता जिसे हम बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं, वो लेकर के खेत की मेड़ पर इंतजार कर रही हैं और कभी कभी उनकी मदद भी कर देती है। कहते हैं खेतों में बच्चे मौसम का आनंद ले रहे हैं और महिलाएं जो हैं वो खेतों की मेड़ पर नाश्ता लेकर के अपने पति, अपने परिवार का इंतजार कर रही हैं कि उन्हें अगर वो फ्री हो जाए, हाथ मुंह धो लें तो हम उन्हें नाश्ता कराएं। नंबर 4, बाल गोविंद अपने खेतों में क्या कर रहे हैं, बाल गोविंद भगत अपने खेतों में क्या कर रहे हैं, अपने खेतों में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कीचड़ में लथपथ होकर के भी पूरा का पूरा धान की रोपाई कर रहे हैं। एक एक अंगुली से एक एक पौधे को पंक्तिबद्ध करके बिल्कुल एक कुशल किसान की तरह पंक्तिबद्ध धान की रोपाई कर रहे हैं, साथ ही सुमधुर गीत भी गा रहे हैं। बाल गोविंद के गीतों का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखिए, आप बखूबी लिख सकते हैं इसको। तो बाल गोविंद के गीतों का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव
पढ़ा। बाल गोविंद भगत के गीतों को सुनकर वहाँ उपस्थित सब लोग झूम उठते हैं। बच्चों के खेल में और ज़्यादा मस्ती आ जाती है। महिलाएं जो बैठी हुई हैं उनके होठों पर उनकी होठ कांपने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं गीतों को। किसानों के पैर एक ताल में उठने लगते हैं। वो काम करते करते झूमने लगते हैं। और भगत जी के संगीत को जादू क्यों कहा गया है? यही लगभग वापस वही आंसर हम थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा करके लिख देंगे। भगत जी के संगीत को जादू इसलिए कहा गया है क्योंकि उनका दिल, उनका जो भजन है, उनका जो गायन है, सबके दिलों को छू जाता है। सबके दिलों के, सबके अंतर्मन को छू जाता है और उसे सुनकर बच्चे मग्न हो जाते हैं। स्त्रियां गुनगुनाने लगती हैं। किसानों के पैरों में लय आ जाती है। धान रोपते हुए किसान खुद अंगुलियां क्रम में पंक्तिबद्ध पौधे लगाते हुए भी वो मस्त होकर के नृत्य करने लगते हैं। इस तरह से हमसे इस अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर में जितना पूछा जाता है हमें उतना ही उसका उत्तर लिखना होता है। अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर में हम अपठित गद्यांश की तरह आंसर नहीं लिखने होते हैं। उसमें भी हालांकि उतना ही जितना पूछा जाता है। इसमें हमने कहानी पढ़ी होती है तो उस कहानी से संबंधित हमें जितना पता होता है हमें वो लिखना होता है। तो आप भी बाल गोविंद भगत के बारे में इतना पढ़ करके, इतना सुन करके हमारा दिल कहीं लगता है नतमस्तक हो जाता है उनके प्रति। और किस तरह से एक व्यक्ति सबके दिलों पर राज करता था, हमें भी उसी तरह से मतलब उनको कम से कम फॉलो करें या ना करें, लेकिन उनके प्रति हम श्रद्धा से नतमस्तक हैं। आप ये वक्त कर लीजिएगा। थैंक यू।